नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। आज हम जा पहुंचे हैं दिल्ली के हिमाचल भवन, क्योंकि देश के नए बजट से कई लोगों ने काफी उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन आम जनता इस नए बजट से ज्यादा खुश नजर नहीं आई। तो चलिए आज इस खास मुद्दे पर आपकी मुलाकात करवाते हैं शिमला से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कश्यप जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद जी। जी तो सर, सबसे पहले तो ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश का जो बजट है वो बही खाते की जगह डिजिटली पेश किया गया है, टैबलेट पे पेश किया गया है। तो सबसे पहले तो सरकार जो डिजिटल की तरफ रुख किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने कि इस बार का बजट डिजिटल बजट पेश किया और आज डिजिटल इंडिया उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जी जी हाँ जी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। डिजिटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पार्लियामेंट भी डिजिटली आगे बढ़ रही है। तो चलिए सर, इसी के साथ हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि बजट को लेके सब लोगों ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन बजट से काफ़ी लोग निराश दिख रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो बजट कल पेश हुआ ये 130 करोड़ लोगों के उनकी अपेक्षाओं का, उनकी आकांक्षाओं का बजट है। मैं कहना चाहूँगा एक बहुत ही अच्छा बजट पिछले कल पेश हुआ, जहाँ पर इस देश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, अच्छी सड़कें का निर्माण हो सके, बेहतर शिक्षा मिल सके और हम तेज़ गति से आगे बढ़ सकें, तेज़ गति से हमारे देश का विकास हो और आत्मनिर्भरता की ओर, आत्मनिर्भर भारत जो सपना माननीय मोदी जी ने देखा है उस दिशा में आगे बढ़े हैं। उस दिशा से बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। जी, पर सर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि जो वित्त मंत्री है उन्होंने कहा था कि ये जो बजट है ये आम आदमी की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया गया है। तो क्या आप इस बजट से हमें कोई 5 ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद हो? देखिए, हम जानते हैं कि पिछला साल कोविड के कारण पूरा 1 साल तक हम इस महामारी से जूझते रहे। इसके बावजूद इस देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए और लॉकडाउन के 48 आवर्स के अंदर 276 लाख करोड़ रुपए का बजट इस देश के आम लोगों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए, ताकि उनको मुफ्त राशन मिल सके, मुफ्त गैस की सुविधा मिल सके और किसी प्रकार की दिक्कत हमारे देश के लोगों को ना आए, इस बात को सुनिश्चित किया। और अभी जो कल बजट पेश हुआ उसमें 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के लिए, हमारी इंडिजीनियस वैक्सीन, हमारे देश में बनी ही वैक्सीन उसका और अधिक प्रोडक्शन हो सके और बहुत बड़ी राशि का उसमें प्रावधान किया गया है ताकि हम इस कोरोना की महामारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, इस बजट में हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो स्वास्थ्य बजट उसमें 137% की वृद्धि की गई, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करना चाहूँ तो प्रधानमंत्री अटल आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जिसके ऊपर 161 करोड़ रुपया जो है केंद्र की सरकार खर्च करने जा रही है। हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, अच्छी शिक्षा मिले, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी सरकार लेकर आई है और कल के बजट में ये बात कही गई कि देश में 100 सैनिक स्कूल, नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ 15,000 के करीब मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी, ताकि हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और 750 एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की गई, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी गई। कुल मिलाकर इस बात को सुनिश्चित किया गया कि हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिल सके और विशेष रूप से अगर SC ST के बच्चों की बात करें तो उनके लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रुपया
पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कॉलरशिप के लिए इसका प्रावधान किया गया है। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिवॉल्यूशन लाने का प्रयास किया गया है, ताकि हम हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके। अच्छी सड़कें हों, नए नेशनल हाईवेज बनाना, 4 लेन्स बनाना, रेलवेज में इस बार बहुत अच्छे बजट का प्रावधान किया गया। एक 1.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, जिसमें कि 246,000 किलोमीटर जो रेलवे लाइन्स हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात है, और रेल नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, अच्छी सुविधा रेलवेज के माध्यम से लोगों को मिल सके, यात्रियों को मिले, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ साथ मैं रोड की बात कर रहा था, नेशनल हाईवेज की बात, 4 लेन की बात कर रहा था जी। इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि जो 20 साल से पुराने वाहन हो गए हैं उनको सड़क से हटाया जाए, और 15 साल पुराने जो कमर्शियल व्हीकल है उनको भी स्क्रैप पॉलिसी के अंदर लाया जाए। उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस बजट में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना, लोगों को स्वच्छ वायु मिले, इस बात को सुनिश्चित करना। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा बजट किया गया है। महिला सशक्तिकरण की हम बात करें, जहां पहले 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस की सुविधा दी गई थी, उसमें 1 करोड़ नए परिवार जोड़ने की बात कही गई है। जल जीवन मिशन, जिसको पहले ग्रामीण क्षेत्र के लिए हर घर में नल और नल में जल हो, अर्थात लोगों को स्वच्छ जल मिल सके, पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू किया गया था। अब जल जीवन मिशन के तहत जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें भी इस मिशन के तहत जो है लोगों को स्वच्छ जल की सुविधा प्रदान की जाएगी। लोगों को गैस की सुविधा मिले, तो अच्छी हर प्रकार से उनको, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा है, स्वच्छता है, क्लीन एयर की बात हम करें, हम रेलवेज की बात करें, हम रोड नेटवर्क की बात करें, हम कृषि क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में बहुत मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा बजट प्रस्तुत करके स्पेशली लोगों के ऊपर किसी प्रकार का भार ना डालने का प्रयास किया गया। तो एक बहुत ही संतुलित बजट और आम जनता का बजट पिछले कल पेश किया गया। सर, आपने कहा कि आम जनता के लिए बजट पेश किया गया है, लेकिन जो देश के युवा हैं वो इस बजट से कुछ खासा खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उन सबको उम्मीद थी, बहुत लोगों को उम्मीद थी कि टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से हम सबको पता है कि सबकी जेबों पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पैसों की दिक्कतें सबको हुई हैं उस दौरान। तो इस टाइम पे जब नया बजट पेश हुआ तो सबको लगा था कि उनको टैक्स में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजट में कोई राहत नहीं मिली। देखिए, जिस प्रकार से कोविड के कारण स्लो डाउन आया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि लोगों को किसी प्रकार की सुविधा ना हो। उसमें चाहे गरीब कल्याण पैकेज की हम बात करें, चाहे हम जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, वोकल फॉर लोकल, हम स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार करें और स्वदेशी को अपनाएं। इसके साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको मुफ्त राशन, मुफ्त गैस के सिलेंडर देना, उनके लिए लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो है उपलब्ध करवाना। और हम देखते हैं कि जब इस देश में कोविड आया था उस समय हम उसके लिए तैयार नहीं थे। हमारे पास पीपी किट नहीं थी, हमारे पास N95 मास्क नहीं थे, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर इस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा। आज हम पीपी किट बना रहे हैं, हम N95 मास्क बना रहे हैं, वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, ना केवल अपने लिए बना रहे हैं, हम उसका निर्यात भी कर रहे हैं, अर्थात आपदा को हमने अवसर में बदला। तो कुल मिलाकर इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को कोरोना के कारण जिस प्रकार की दिक्कतें हुई थी, हम फिर से हमारी अर्थव्यवस्था उसी प्रकार से पटरी पे आए और हम जो एक लक्ष्य लेकर चलें कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा देश बने, हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बजट पेश किया गया है। जी, बजट तो इसी वे में आप लोगों ने पेश किया और फाइनेंस मिनिस्टर ने सामने आके बोला कि वो अपने बजट से बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे। तो उन्हीं की तरफ से हम कुछ सवाल आपसे एक और करेंगे कि
पेट्रोल और डीजल की बात की थी, फार्म टैक्स लगेगा करके उन्होंने ये बात कही है कि फार्म टैक्स लगाया जाएगा पेट्रोल और डीजल में। तो ये बात हम सब जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आगे चलकर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। तो ये किस तरह से आम आदमी के पक्ष में हुआ? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो फार्म टैक्स की आप बात कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस देश के विकास को और गति देने के लिए जो भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं। और जिस प्रकार से पिछले कल बजट भी जो पेश किया गया है, इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और बुलंदियों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उठाए गए हैं। और एक नई दिशा देने का प्रयास इस देश को किया गया। ये है कि एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है सरकार। तो सर, इसमें हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है, हाईवे। जो हाईवेज की बात की है, 4 ऐसे राज्यों में हाईवे बनाने की बात की है, जिसमें केरल है, आपका तमिलनाडु है, असम है। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा राज्य क्यों चुने जिनमें विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं? तो क्या ये आपकी सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रही? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जब से वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से इस देश में रोड नेटवर्क को तेज गति से उसका विकास किया जा रहा है। और जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, 4 लेन का निर्माण हो रहा है, नए नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, वो पूरे देश भर में बन रहे हैं। ये केवल 4 राज्यों की बात नहीं है, पूरे देश भर में आज सड़कों का विकास हो रहा है। बेहतर सड़कें हों, बेहतर रोड नेटवर्क हो, उस दृष्टि से बजट में प्रावधान किया गया है। और अगर मैं बताऊं आपको कि 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे जो है रोड्स बनाने के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी जो है उनके जो वर्क्स अवार्ड कर दिए गए हैं। और इसमें 5.5 लाख करोड़ भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें कि 3800 किलोमीटर रोडों का निर्माण किया जाना है। और मार्च 2022 तक इन कार्यों को भी जो है अवार्ड कर दिया जाएगा। अर्थात पूरे देश भर में रोड नेटवर्क अच्छा हो, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत तेज गति से जो निर्माण का कार्य है पूरे देश भर में चला हुआ है। और आने वाले वर्षों हम देखेंगे कि पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर अच्छी 4 लेन्स हों, नेशनल हाईवेज बने, अच्छी सड़कें बने, ब्रिजेस बने, और उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूब। तो सर, इसके साथ हम एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये बयान सामने रखा है कि जो केंद्र की सरकार है वो पार्शियलिटी कर रही है दिल्ली के साथ। तो ये भेदभाव हुआ है क्योंकि दिल्ली को, आपको पता है, बजट में 325 करोड़ मिले हैं। दिल्ली वाले जो हैं 1.5 लाख करोड़ जो है टैक्स देते हैं केंद्र को। तो उसके अनुसार तो दिल्ली के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह यही है कि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है? देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करता है। और यही बात मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी के बारे में भी कहना चाहूँगा। लेकिन इस बजट में पूरे देश भर का सभी राज्यों का ध्यान रखा गया है और हर क्षेत्र में हम विकसित हों उसका प्रयास किया गया है। इसमें केवल मात्र दिल्ली की बात नहीं है, इसमें देश भर के सभी राज्यों को, सभी हमारी जितनी भी यूटीज हैं उसमें विकास हो, समानांतर विकास हो, उस दृष्टि से बजट को बनाया गया है। और पूरा देश आगे बढ़े, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। उस दृष्टि से इस बजट को बनाया गया है। भेदभाव की कहीं इसमें कोई बात, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही बजट पेश हुआ उसके बाद से सबकी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई थी। तो इसमें राहुल गांधी जी ने भी एक चीज़ कही कि ये जो बजट पेश किया गया है ये सरकार के जो मित्र है, पूंजीपति मित्र है, उनके सपोर्ट में, उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि इससे फ़ायदा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को हो रहा है। तो कितना सच है ये? जो बजट कल पेश किया गया वो इस देश के 130 करोड़ लोगों का बजट है।
इस देश के आम व्यक्ति का, इस देश के गरीब का, इस देश के युवाओं का, इस देश की महिलाओं का, इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों का, इस देश के वृद्धों का और हमारे देश के आम लोगों का बजट है। जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको अच्छे से इस बजट को पढ़ना चाहिए और इस बजट में इस देश को, मैं जैसा मैंने कहा, आत्मनिर्भर भारत बने, उस दृष्टि से इस देश को आगे ले जाने का प्रयास किया गया। तो सर, आपने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लेकिन ये हमने देखा है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार भारत के ही एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, LIC हो गया है, एयरपोर्ट्स हो गए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस तरह से देश कैसे विकास करेगा? देखिए, जहाँ तक FDIs की बात है, सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी हो इस देश के विकास में और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया गया है। और मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि हमारे देश की इकोनॉमी, जिस प्रकार से हम जो लक्ष्य लेकर चलें, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। हमारे देश में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, उसमें जो है सभी लोगों का उसका समावेश हो और हम तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, उस दृष्टि से आगे बढ़े। पर सर, जो बजट है, बजट में भी ये चीज़ देखी गई है कि प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, महत्व दिया है। और जो किसान बिल था, जिसको लेकर आंदोलन भी चल रहा है, वो भी कह रहे हैं कि किसान जो है, उनका पूरा जो मंडी वगैरह है, ये सब प्राइवेट सेक्टर के हाथों सौंपा जा रहा है। तो हमारी जो मौजूदा सरकार है, ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ इतना क्यों झुकी हुई है? अब मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक किसान बिल की आप बात करते हैं, हम जिस प्रकार की रियायतें NDA की सरकार ने, हमारी सरकार ने, जब से मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो पहली बार किसानों के बारे में किसी ने सोचा तो हमारी सरकार ने सोचा जी। किसानों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनके खातों में खाद, बीज और दवाइयाँ खरीदने के लिए देना। इसके साथ साथ किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध हो सको, अच्छे उनको नीम कोटेड यूरिया उनको मिल सके, उनको फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके, ताकि उनकी अगर फसल खराब हो जाए तो उसका मुआवजा मिल सके और किसानों की आर्थिकी में सुधार हो सके। उस दृष्टि से सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ये प्रयास किया गया है कि हमारा जो कृषि क्षेत्र उसको बढ़ाया जाए और लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल सके, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो। और हम लक्ष्य लेकर चले हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगना हो। उस दृष्टि से जो भी करने की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। उनको जो है बेहतर सुविधाएं मिल सके, उनको कृषि ऋण मिल सके, उनको अच्छे बीज, दवाइयाँ उपलब्ध हो सके, कृषि उपकरण उनको मिल सके और हर प्रकार से प्रयास हुआ है कि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। और जहाँ तक किसान बिल की है बात हम करते हैं, उसमें ये तय किया गया है कि MSP को समाप्त नहीं किया जाएगा। और अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो अभी MSP के तहत जो पिछले कल माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने भी कहा कि MSP के तहत किस प्रकार से जो खरीदारी हुई है। अगर हम गेहूं की बात करें तो 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जबकि 19-20 में 62,802 करोड़ रुपया। और अगर हम 20 और 21 की बात करें तो 75,060 करोड़ रुपए का भुगतान MSP के तहत जो है किसानों को किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से धान की हम बात करें, हम धान में भी इसी प्रकार से 2019-20 में जो है 124 करोड़ थी, उसको बढ़ाकर 2020-21 में 154 करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसी प्रकार दालों की बात है, कपास की बात करें, और इस सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पहली बार कपास के ऊपर 10% की कस्टम ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके। और जहां तक हम बात करें किसान बिलों में, MSP को जारी रखने की बात की गई है, APMCs को जारी रखने की बात की गई है। और ये कहा गया है कि जहां भी हम कहीं पर भी जहां किसानों का और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में MOUs होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें भूमि के स्वामित्व को लेकर किसी प्रकार से
किसी प्रकार का किसानों की भूमि को जाने का कोई खतरा नहीं है और किसान भूमि के मालिक रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा कृषि क्षेत्र में वो केवल मात्र फसल का होगा। अर्थात ये प्रयास किया गया है कि एमएसपी भी जारी रहे, एपीएमसी का लाभ भी मिले, ताकि किसान स्वतंत्र हो कि अपने उत्पाद को ओपन मार्केट में बेच सकें या कृषि मंडियों में बेच सकें। उसकी स्वतंत्रता हो, जहां उसको अच्छे रेट्स मिले वहां पर अपना उत्पाद बेच सकता है। अर्थात ये प्रयास किया गया है कि किसान अपने उत्पाद को देश के किसी भी कोने में बेच सके और उनको बेहतर अच्छे से अच्छे दाम मिल सके, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो ये बात मैं कहना चाहूंगा कि कृषि कानूनों से किसी प्रकार का नुकसान हमारे किसान भाइयों का नहीं होने वाला। मैं स्वयं भी एक किसान हूं और जिस प्रदेश से मैं आता हूं, हिमाचल प्रदेश में, हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो बागवानी का क्षेत्र है उसमें पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। हमारे यहाँ सेब के बागान है और हमारे जो बागवान है वो जब हमारी फसल सेब का सीजन शुरू होने वाला होता है तो फ्लावरिंग के समय में ही इस बगीचों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और किसान अपने बगीचे का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और बाद में उसको जो भी तय वैल्यू है मिल जाती है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। और आज तो जब से कृषि बिल आए हैं तो उसके बाद किसानों को उनके बगीचों से ही जो खरीदार है वहीं से उनके प्रोडक्ट्स को ले जाते हैं, सेब को ले जाते हैं और उनको भटकना नहीं पड़ता। अपना उत्पाद वो अपने घर से ही कृषक लेकर जाते हैं और अच्छे दामों पर लेकर जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन बिलों से किसानों को किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली है। निश्चित रूप से इस देश के किसानों की आर्थिकी में सुधार हो, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। हमारा देश हर प्रकार से आगे बढ़े उस प्रकार का बजट पेश किया गया है और पूरे देश भर के लोगों को इसका फायदा मिलेगा और आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से ये प्रयास किया गया है कि आम जनता इस किसी प्रकार का उनके ऊपर बोझ ना हो, ऐसा बजट पेश किया गया है और निश्चित रूप से आम जनता इससे खुश है। आज देश भर के लोग आज इस बजट की सराहना कर रहे हैं। जी, हम भी आशा करते हैं जो नया बजट पेश किया गया है वो आम लोगों को बहुत फायदा दे, उन्हीं के फेवर में जाए चीजें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस सेगमेंट में बनने का और बजट को लेकर हमारे सभी दर्शकों के जितने भी डाउट्स थे आई होप सब क्लियर हो गए होंगे और सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भावना जी। देश के नए बजट को लेकर आज हमने आपकी मुलाकात करवाई शिमला से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कश्यप जी से। हमें आशा है नए बजट को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में उमड़े हैं उसके जवाब आपको मिले होंगे। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।